ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला वर्ड इनवर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन। तो एक बार आज के टर्न पर हम ये जान लें कि इनवर्स फंक्शन जो हम लोग ने पढ़ा था वो क्या था, फटाफट समझने की कोशिश करें। देखो, जैसे यहां पर एक सेट है, लेट दिस इज सेट x और ये सेट y, आराम से सुनिए, ठीक। और हम लोग ने यहां पर कुछ एलिमेंट डिफाइन कर रखे हैं, x1 x2 x3, 3 ही लिखें या 4 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को सिर्फ समझनी है बात। सेट y में कुछ एलिमेंट है y1 y2 y3, ठीक है। हम लोग सेट्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मली उसमें जो लिखे गए एलिमेंट हैं उनको जो सिंबल देते हैं तो वो स्मॉल अल्फाबेट x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये कुछ एलिमेंट है। फिर इस सेट के एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड हैं। अब ये रिलेशन यहां पर ऐसे बताया गया f, ठीक है। अभी मैंने उसको फंक्शन नहीं बोला, अभी मैंने बोला कि रिलेटेड है और रिलेशन की डेफिनेशन यहां लिखी गई है। रिलेटेड कौन है? x के एलिमेंट किसमें रिलेटेड है? y के एलिमेंट में। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y। फिर देखिए y जो पूरा कलेक्शन आपके पास है उसको बोलते हैं कोडोमेन। इस फंक्शन का, इस डेफिनेशन का, इस रिलेशन का अभी मैंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो क्या है। तो इस डेफिनेशन का कोडोमेन क्या है? y1 y2 y3। x1 x2 x3 क्या है? डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। फिर देखो, मान लो जब हमने ऐसा करा तो यार x1 रिलेट हुआ y1 से, कोई डाउट नहीं। x2 रिलेटेड टू y2 एंड x3 रिलेटेड टू y3। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते थे, याद करिए जरा, कि फंक्शन में x डालने पर y मिलेगा when function या definition is operated on x we get y। ये बात समझ में आई? तो ये जो f है ना, इसको हम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, इस पर ऑपरेट किया x पर। फिर देखिए, अगर x में से मैंने एलिमेंट x1 सेलेक्ट करा तो फंक्शन की x1 पर वैल्यू कितनी आई बच्चे? ये आई y1, जैसा कि यहां पर शो किया गया है। सिमिलर वे में फंक्शन की x2 पर जो वैल्यू निकल कर आई वो आई y2 और फंक्शन की x3 पर जो वैल्यू आई वो निकल कर आई y3। ध्यान से समझिएगा। अब इस केस में हम करना क्या चाहते हैं ये भी समझ। हम इस फंक्शन का रिवर्स इफेक्ट जनरेट करना चाहते हैं। रिवर्स इफेक्ट का मतलब ये x से y पर डिफाइन है और नाउ वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम y टू x। या अगर हम इसको यही बना लेते हैं, पढ़ तो चुके ही ऐसे समझे, तो ये g जो है एक दूसरा फंक्शन है और ये y के एलिमेंट को x से रिलेट करता है, ठीक है। जाहिर है ये एक दूसरी डेफिनेशन है, बात समझ में आनी चाहिए। तो दो चीजें बहुत क्लियर कि f के लिए जो डोमेन है g के लिए वो क्या है? रेंज। यहां पर देखो मैंने x1 को y1 से मिला दिया तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया? y1 y2 y3। फिर से एक बात बोल देते हैं भाई, हो सकता है आपको डाउट हो। यहां पर अगर एक और एलिमेंट पड़ा होता, सपोज ये y4 पड़ा है यहां पर, यही लिख दो, यहां पर एक और एलिमेंट पड़ा है y4 ऐसे, और y4 किसी भी x से रिलेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है y1 इज इमेज ऑफ x1। बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग हमेशा जीरो से शुरू करके आखिरी तक पहुंचेंगे। y1 इज द इमेज ऑफ x1, ठीक। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि x2 इज
प्री इमेज ऑफ y2 अंडर द डेफिनेशन f। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब ये बताओ y4 यार किसी का भी इमेज नहीं है। अगर हम f के लिए देखें, अभी g की बात नहीं कर रहे हैं, y4 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। अगर सिचुएशन ये है तो आप समझ रहे हो ना कि इस रिलेशन का या इस डेफिनेशन का डोमेन क्या है। इधर मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन f, इसमें तीन एलिमेंट हैं, x1 x2 x3। अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं। हालांकि यहां पर ये फंक्शन वाला चैप्टर नहीं है, यहां पर हम सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जानने के लिए जरूरी है। रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज में तो भाई तीन ही एलिमेंट हैं, y1 y2 और y3। बात समझ में आई। रेंज में सिर्फ तीन एलिमेंट हैं, y1 y2 और y3। ध्यान से सुन लें। हाँ, अगर हम f का कोडोमेन पूछते, कोडोमेन ऑफ f, तो ये चार एलिमेंट होते, कौन कौन से, y1 y2 y3 और y4, ये चार एलिमेंट बन गए होते हैं। समझ में आया। तो तीन चीजें होती हैं f के लिए, जो वैल्यू आप इनपुट की तरह यूज कर रहे हो उनका कलेक्शन डोमेन बताएगा, और इन वैल्यूज पर जो आउटकम है, जो आउटपुट है, उसका कलेक्शन रेंज बनाएगा। और रेंज जहां से उठाई जा रही है, ठीक, वो पूरा का पूरा सेट आपको क्या बोलेगा, कोडोमेन। तो अब देखो f डिफाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बात और, f जो फंक्शन है, इस केस में अब मैंने फंक्शन बोल दिया, ये बेटा वन वन फंक्शन, 1 to 1। मेन पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। f जो है वो 1 to 1 फंक्शन है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान है कि हम एक रिवर्स इफेक्ट इंट्रोड्यूस करें, यानी एक ऐसा फंक्शन निकाल कर लाएं जो y पर ऑपरेट हो और x में जिसकी वैल्यू आए, ठीक है, और जो f के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। इसका अर्थ क्या है मैं समझाता हूं। देखो, हम लोग ने ऐसा किया, देखो ये y है, ये x है, और यहां से हम लोग एक फंक्शन g डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम y टू x। बात समझ में आई। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर एलिमेंट पड़े थे y1 y2 y3 y4, और यहां एलिमेंट था x1 x2 और x3। वही सेट लिए, सेट नहीं बदलना है, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी अभी हम लोग ने देखा, जैसे यहां से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करें कि f ऑफ x1 कितना था, ये y1 था, और अब हमें इस फंक्शन, अब हमें इस फंक्शन का f का अपोजिट इफेक्ट डेवलप करना है, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन खोजना है जो y1 पर ऑपरेट किया जाए तो क्या मिले, x1 मिल जाए, x1 से चले थे और x1 पर ही वापस आ जाए। आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा फंक्शन यहां पर मिला तो ये f का अपोजिट इफेक्ट ही है। नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। y1 को यहां f ऑफ x रखो, तो आपको क्या लग रहा है कि पहले x पर f ऑपरेट किया, फिर जो आउटकम आया यानी fx आया उस पर g ऑपरेट किया, और फाइनली वी हैव
x1 लेफ्ट विद x1, यानी जो वैल्यू इस फंक्शन में डाल रहे हो वही आउटकम की तरह तुम्हें मिलती जा रही है। इसका अर्थ क्या है कि x1 को कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, जो इफेक्ट f ने उस पर प्रोड्यूस किया था g ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। बात समझ में आई? अगर न्यूट्रलाइज कर दिया है तो इसको इनवर्स इफेक्ट बोलेंगे ना सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल बोलेंगे। फिर देखिए जरा इस सिचुएशन को देखिए, 1-1 तो है, ये बात समझ में आ गई। 1-1 क्यों है, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो। देखो इधर, नहीं तो फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, अभी समझा देते हैं उसको। y1 का इमेज क्या मिल गया, x1 इस रूल से। और ध्यान रखना जी, हमने एक ऐसा फंक्शन खोजा है जो अपोजिट इफेक्ट शो कर रहा है, ये हो गया। अब y4 का यहां पर कोई भी इमेज नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में आप g को फंक्शन कहोगे? नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, डोमेन का कोई भी एलिमेंट छोड़ा नहीं जा सकता, यानी डोमेन के हर एलिमेंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तब आप उस डेफिनेशन को एज अ फंक्शन ट्रीट करोगे। तो इसका मतलब कि यहां पर अगर मैंने ये y4 रख रखा था, इधर से इधर तो ठीक है क्योंकि डोमेन के सारे पॉइंट डिफाइन है, आप चेक करो, इधर से इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3, तो पूरे के पूरे पॉइंट का इमेज मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। y4 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम उल्टा इफेक्ट देखेंगे तो y4 का कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है, जबकि g के लिए कैपिटल Y कैसा है, डोमेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर गड़बड़ हो गई। इसका मतलब कि अगर हमें इनवर्स फंक्शन, इनवर्स रिलेशन को एज अ फंक्शन डिफाइन करना है तो ये y4 यहां से हटाना पड़ेगा, ये y4 यहां से हटाना पड़ेगा। हटाते हैं भाई, ये y4 यहां से हट गया और ये यहां से हटा तो यहां से भी हट गया। अब कोई चिंता की बात नहीं, अब कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब y1 का इमेज x1 है, y2 का इमेज x2 है, y3 का इमेज x3 है, अंडर द डेफिनेशन g फ्रॉम कैपिटल Y टू कैपिटल X। बात समझ में आई? अच्छा यहां पर हुआ क्या फिर, अगर y4 लिखा था तो बताओ क्या फंक्शन, अनिरुद्ध आप बताइए, जब यहाँ y4 लिखा था तो क्या फंक्शन ऑन टू था? ऑन टू फंक्शन समझ में आता है तुम्हें कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। देखो अगर यहाँ y4 लिखा है तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, जबकि अगर मैं यहाँ से y4 हटा दूं तो आपको क्या दिखेगा कि भाई रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज, फंक्शन की कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, यानी फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। ठीक है, एक बात ये समझ में आई, तो यहां पर लिख देते हैं, टू डिफाइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू fx, फंक्शन मस्ट बी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1-1 एंड ऑन टू। अब ऑन टू वाली बात तो क्लियर हो गई, नहीं तो डोमेन का एक एलिमेंट अपोजिट इफेक्ट लगाते वक्त छूट रहा था। 1-1 वाली बात मैंने कई बार आपको बोला है, लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूं, इधर देख लो, इसी में दिखाते हैं। सपोज x1 का इमेज y1 था और x3 का इमेज y3 था, यहां पर एक एलिमेंट पड़ा होता x4 जिसका इमेज भी y3 हो जाता। तो ऐसे केसेस में x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3 और x4 का इमेज y4, ये फंक्शन कौन सी कैटेगरी में आता है? दो ही तरह के फंक्शन होते हैं, 1-1 और मैनी वन। मैनी वन का मतलब एक से ज्यादा x पर एक ही y। मैनी पहला जो वर्ड है वो डोमेन के लिए, डोमेन के लिए पहला वर्ड मैनी वन, यानी एक से अधिक x के लिए एक ही y यहां पर तुम्हें मिलने वाला है। ध्यान से समझो, क्यों भाई, बात समझ में आई? अब अगर उल्टा चलते तो यहां पर मैं y3 लिख चुका हूं,
यहां पर मैंने x4 लिखा होता, सोचिए जरा, और फिर मैं ढूंढता कि y3 किसी फंक्शन में डालने पर क्या आता है, तो तुम्हें दिखता कि नहीं y3 डालोगे उल्टा इफेक्ट देखना, तो इधर से इधर चलोगे y3 डालोगे तो आउटकम या तो x3 आ सकता है या x4। बताओ जरा इसमें क्या गड़बड़ हुई, क्या ये g अब फंक्शन है? अपूर्वा, क्या g एक फंक्शन है? नो सर। पूरा पढ़ा तुम लोग ने फंक्शन? नो सर। क्यों? सही है, क्यों नहीं है सर फंक्शन? क्योंकि एक से ज्यादा इमेज हो रही है ना। बिल्कुल सही, y3 की एक से ज्यादा इमेज हो रही है, यानी वन मैनी रिलेशन तो है, बट ये फंक्शन नहीं। मैंने कहा फंक्शन दो ही तरह के, एक एलिमेंट का एक इमेज मिले या बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज मिल जाए, लेकिन एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज मिलेंगे तो उस डेफिनेशन को फंक्शन नहीं कहा जा सकता। यानी हम फिर क्या करेंगे, ये मैनी वन फंक्शन अगर हुआ तो भी इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। देखो इनवर्स दो ही तरह, फंक्शन दो ही तरह के, वन वन या फिर मैनी वन, दो ही तरह के रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो अगर एफ मैनी वन हुआ तो इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं, तो यहां से हम लोग मैनी वन उड़ा दिए। देखो यहां से हम लोग ने मैनी वन हटा दिया, तो फंक्शन का नेचर मैनी वन नहीं हो सकता, यानी फंक्शन मस्ट बी वन वन। तो यहां पर भी हम लोग करेक्शन कर लें, फंक्शन मस्ट बी वन वन। अब अगर फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो इसका इनवर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। अब इस बात को हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि यार लिख डालो फंक्शन वन वन है ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उससे आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन समझ में आ जाए तुमको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन एफ कैसा हो, वन वन हो और ऑन टू हो। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, दैट इज, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव में दो चीजें छुपी हैं, कौन कौन सी? वन वन का मतलब होता है इंजेक्टिव, बिल्कुल, वन वन को एक नाम और देते हैं क्या, सब बताया हुआ है, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू को एक नाम और देते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। दोनों हैं तो फंक्शन कैसा है, ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनिए, केवल एनसीईआरटी के भरोसे रहते हो, ये गड़बड़ काम करते हो आप। चलो खैर, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो फंक्शन वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का सिंपल सा, रेंज और कोडोमेन यार बराबर हो जाए। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो फिर उसका इनवर्स मिलने के कोई चांस नहीं होंगे। ये बात समझ लो, बहुत ध्यान से सुन लो। चलो, और इस केस में, in this case y equal to fx is called invertible function। invertible function, इन्वर्टिबल क्यों, क्योंकि यार इसका इनवर्स इस केस में मिलने जा रहा है। g एक फंक्शन की तरह बिहेव करने जा रहा है अगर f वन वन और ऑन टू है तो। बात समझ गए, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतनी बात तो मैंने आपको बता दी कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर से सुन लो। एक फंक्शन f डिफाइंड है x2y और ये वन वन फंक्शन है, अगर वन वन ना होता तो इसका अपोजिट देखो, अगर ये मैनी वन होता तो अपोजिट क्या होता, वन मैनी, और वन मैनी रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, दो ही तरह के रिलेशन फंक्शन होते हैं, मैं फटाफट बोल रहा हूं, वन वन और मैनी वन। ठीक है, वन मैनी इस तरह का कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये रिलेशन होता है। तो बात समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। चलिए,
अब फंक्शन की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन, जहां से नॉर्मली हम लोग चैप्टर को शुरू कर देते हैं, उस बात की चर्चा करी जाए। देखो, इफ, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये चैप्टर वाकई में बहुत डिफिकल्ट है और अलग तरह का चैप्टर है, इसलिए इसमें आप एक भी टर्न अगर स्किप करें तो फिर गए, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें ग्राफ हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और ये एनसीईआरटी में भी ग्राफ भी है, प्रॉपर्टीज भी है, तो आपको सारी चीजें समझनी होंगी। इफ अ फंक्शन f is defined from x to y where fx is 1 1 1 to 1 या 1 1 and on to, तो मतलब समझ गए ना, 1 1 का मतलब हर x का एक ही इमेज मिले, और on to का मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, ठीक। देन we can define a function from y to x. So a function, let this is g, from y to x. ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अगर यहां पर एक फंक्शन x से y में डिफाइन किया गया है, तो हम y से x में एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से कि सच दैट f of x equal to y implies g of y equal to x। ध्यान से सुन लो, समझने की कोशिश करिएगा, डबल हेडेड एरो है, दोनों सेम स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? दोनों इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ऐसे ऐसे भी लिख सकते थे, एंड, ठीक। देन g is called inverse of function f। g is called inverse of function f, ठीक है। मतलब वही है कि अगर हम y को यहां पर क्या लिखें, fx लिखें, तो आप देख रहे हो ना कि g ने f के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, जो इनपुट है वही यहां पर आउटकम की तरह मिल गया है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो इसको पूरा करते हैं, समझाते हैं। एंड दिस इज a unique function from y to x for a given y equal to fx। परेशान ना होइए, वो एक ही बात थी जो लिखी थी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं समझाता हूं। देखो, वो कह रहा है कि किसी भी फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग तरह के आंसर वहां निकाल दिए, और कई बार एक फंक्शन के एक से ज्यादा भी इनवर्स निकाल लेते हो आप लोग,
तो ऐसा नहीं होता। अगर एक फंक्शन है 1 1 ऑन 2 है किसी डिफाइंड डोमेन और कोडोमेन के लिए, तो फिर आप मान लो कि उसका जो इनवर्स आना है वो यूनिक होगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एक और बात, फंक्शन एंड इसको रिप्रेजेंट भी बड़ा अलग तरह से करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एफ इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। और एफ इनवर्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि 1/n, ठीक, इसका ये मतलब नहीं है। अब तुम कहोगे एफ इनवर्स किस पर, एक्स पर, तो ये भी लिखा जा सकता है। एफ इनवर्स एक ऑपरेटर है, उसको चाहे जहां लगा दो, एक्स पर लगा दो या वाई पर लगा दो, तो एफ इनवर्स का मतलब 1/f बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या मतलब है कि इसका जो इफेक्ट होगा वो एफ के इफेक्ट को नलिफाई करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा पर्टिकुलर एक्स और वाई सेट के लिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एफ इनवर्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y equal to gx are inverse with respect to each other, then they are symmetric. They are symmetric about y equal to x line. ये भी सुन लो कि भाई कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन अगर आप एक साथ ड्रॉ कर रहे हो, एक साथ बना रहे हो, जैसे ये फंक्शन है, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। ये फंक्शन है तो ये इसका इनवर्स है, ये f है तो ये f इनवर्स है, और आप इसको ओरिजिनल फंक्शन मानते हो तो ये इसका इनवर्स है। दे आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ज्योमेट्रिकली ऐसा होता है कि कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। रीजन अभी हम लोग देंगे, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिलहाल इसको हटाते हैं, ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं आनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बोल दिया तुमको कि ये चैप्टर अलग तरह का है, थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको समझने के लिए भी बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। ऊपर लिखी एक बात कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब मिलता है जब वो फंक्शन 1 1 हो, ऑन 2 हो। ठीक, इनवर्स एक यूनिक फंक्शन होता है किसी भी गिवन फंक्शन के लिए। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब देखो, ध्यान से सुने। जैसे हम लोग ने यहां पर, अभी मैं इनवर्स फंक्शन पर फिर से नहीं जा रहा हूं, जैसे हमने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन है, अब तुम सोच रहे होगे कि y कहां आ गया, y ही ये है यार, ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फंक्शन की x पर जो वैल्यू है वही y है, यानी एफ एक्स और y बिल्कुल एक जैसी चीजें होती हैं, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। देखो, अब यहां पर इसके ग्राफ को समझें जरा। हम सबको आइडिया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स एट ऑरिजिन। अब देखिए इस केस में यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पॉइंट है मान लो 1,1। क्या आप फील करते हैं कि 1,1 इस पर आएगा? रख के देखो ना, फील क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखो तो y 1 आ गया, कोई बात नहीं, 1,1 इस पर होगा। 0 0 भी यही होगा, x को 0 रखो, y 0 है, यानी ये कर्व ऑरिजिन से पास करेगा। चलो, इनवर्स फंक्शन लिखने का क्या तरीका है? देखो, फंक्शन जो यहां पर है
वो मान लो रियल टू रियल है, ऐसे रियल टू रियल, तो क्या ऐसी हालत में इस फंक्शन का इनवर्स मिलने वाला है? क्या लगता है तुम्हें? पहले तो आप ये बताओ कि ये जो फंक्शन है, अभी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर नहीं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बहुत ध्यान से समझिए, नहीं तो पूरा खत्म हो जाता है। पहले तुम ये बताओ कि ये जो फंक्शन है ये वन वन है या मैनी वन? दो ही तरह के होते हैं, तो दो में से एक होगा। तो ये फंक्शन मैनी वन है। कैसे पता लगाते हैं? मैंने पहले बोला मैनी, फिर बोला वन, ठीक? यानी एक से ज्यादा एक्स पर एक पर्टिकुलर वाई की वैल्यू मिले, तो वाई को जरा फिक्स करो। लेट दिस इज वाई इक्वल टू 2, वाई को एक कोई वैल्यू फिक्स कर दी। अब ये वैल्यू इधर नहीं होनी चाहिए, यहां तो फंक्शन ही नहीं है, अभी इसकी भी बात करते हैं। वाई की एक वैल्यू फिक्स कर दी। अब आप देख रहे हो कि ये जो वाई मिला, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट पर मिला है, एक इधर x1, एक इधर x2। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? दो x पर एक वैल्यू, यानी दिस इज मैनी वन फंक्शन। बात समझ में आई? फिर अभी अभी हम लोग ने देखा कि अगर फंक्शन मैनी वन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना। प्रॉब्लम भी आपको बताई, क्योंकि अगर मैनी वन है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वन मैनी। ये तो फंक्शन होता है लेकिन ये फंक्शन नहीं होता, प्रॉब्लम ये आ गई। इसलिए इस फंक्शन को हमें रेक्टिफाई करना होगा, इसको फिर से डिफाइन करना होगा। अब जरा ध्यान से सुनना। अब मैंने यही फंक्शन डिफाइन किया ऐसे। देखो, इस फंक्शन को ऐसे अरेंज करना होता है ताकि इसका इनवर्स मिले, अगर इनवर्स निकालना है तो। अगर ऐसे पूछा गया कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा जवाब होगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी हाल में फंक्शन कैसा है? पहली बात तो ये वन वन नहीं है, मैनी वन है। दूसरी बात, फंक्शन का रेंज देखिए जरा। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 0, और मैक्सिमम कितनी आ रही है? इन्फिनिटी। बीच में कंटिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है? तो ये फंक्शन एज सच इस फॉर्म में देखना है। अगर इस फॉर्म में देखना है तो आप डोमेन ऑफ फंक्शन देखो। डोमेन ऑफ फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ठीक, ये दिया है, देखो ध्यान से। और रेंज ऑफ फंक्शन देखो, रेंज ऑफ फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। अब बताओ, फंक्शन, पहली बात तो गड़बड़ हो चुकी है कि वन वन नहीं था। दूसरी बात, क्या फंक्शन ऑन टू था? तो ऑन टू भी नहीं था, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुए थे। कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? ओनली नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी 0 से इन्फिनिटी, ये रेंज है और ये कोडोमेन है, तो दोनों बराबर नहीं हुए। तो दोनों कमियां यहां पर आ गई। तो अगर मुझे इस जगह पर फंक्शन डिफाइन करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर मुझे इस जगह पर फंक्शन डिफाइन करना है तो हमें क्या करना चाहिए? इस फंक्शन को फिर से डिफाइन करना चाहिए। और फिर से जो डिफाइन किया है, ऑलरेडी कर चुका हूं, फिर से जो डिफाइन किया है वो यहां पर है, ये नई डेफिनेशन। अब इसको देखकर बताओ, डोमेन क्या हो गई? डोमेन क्या हो गई बताओ? 0 से इंफिनिटी। डोमेन का मतलब एक्स की जो वैल्यूज आप यहां पर इंसर्ट करने वाले हो, ये ये 0 से इंफिनिटी। इधर एक्स जो है वो निगेटिव नहीं होता, तो आपको मालूम है सारी चीजें। ये ये वैल्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? 0 से इंफिनिटी, सिर्फ इधर वाला। तो ये डोमेन हो गई। और रेंज क्या हो गई? रेंज भी हो गई 0 से इंफिनिटी, वाई की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। और कोडोमेन क्या दी गई है? 0 से इंफिनिटी। यानी ये जो दूसरा कर्व दिख रहा है,
इस केस में यहां पर जो आपको दिख रहा है ये कर्व 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। क्यों भाई? क्योंकि इसका डोमेन क्या है? 0 से इंफिनिटी, और इसका रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी, और इसका कोडोमेन क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो हमने रेक्टिफाई किया, दोबारा से देख रहे हैं उसी फंक्शन को। इसका कोडोमेन क्या है बेटा? आराम से पढ़ो, पूरी चीजें समझते रहिएगा। इसका कोडोमेन है 0 से इंफिनिटी। तो इस हाल में ये वाला कर्व जो है आधा पैराबोला, आधा तो कट ऑफ हो गया, क्योंकि अगर हम पूरा फंक्शन ले लेते तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं कर पाते इनवर्स, क्योंकि यहां पर फिर ये फंक्शन ना तो 1 1 था ना ऑन टू था, गिवन रेंज और डोमेन के लिए। ये बात तो हमें समझ में आ गई। देखिए जरा, ठीक है। तो हम लोग ने ये वाला इस साइड का फंक्शन कंसीडर किया। हाँ, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इस पार्ट की इक्वेशन है वही इस पार्ट की इक्वेशन होगी, वही इस सेगमेंट की इक्वेशन होगी। इक्वेशन क्या होती है? पॉइंट को लिंक करने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस कर्व पर जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं उन सबको आपस में लिंक करने वाला मैथमेटिकल रिलेशन ही इस कर्व की इक्वेशन है, इस फोटो का डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हमें इस कर्व के लिए एनालिसिस करनी है। देखिए क्या किया गया। कर्व था हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनिए, एक और बात जान लो। इफ ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ f is equal to range of f inverse, and range of f is equal to domain of f इनवर्स। अगर फंक्शन और उसका इनवर्स डिफाइन है तो 100% क्या होगा? डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। जो f का डोमेन था वो f इनवर्स का रेंज बनेगा। बात समझ में आई? बनना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। आप समझ गए ना, 1 1 है और ऑन टू है तो बनना भी चाहिए भाई। ठीक, अब देखना जरा कैसे करते हैं, समझिए। यहां पर हम लोग ने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर ध्यान दो सब। तो अब हमें क्या लिखना होगा? अब हमें लिखना होगा x एज अ फंक्शन ऑफ y। देखो पहले क्या था? ये था, इधर y था और इधर x था। तो आपको याद है ना, हमने f किस पर ऑपरेट किया था? x पर। तो y क्या था? y एज अ फंक्शन ऑफ x था। ठीक, अब जब मुझे इधर से इधर जाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? x एज अ फंक्शन ऑफ y। यहां पर क्या लिख रहे थे? जो मिला वो x का फंक्शन, यहां पर जो मिला वो इसका फंक्शन, यानी x y का फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन है और इसका इनवर्स फंक्शन मुझे निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होता है? x को y के फॉर्म में लाओ। समझ रहे हो? y को x के फॉर्म में लाए थे, इधर से इधर चलोगे तो x को y के फॉर्म में लाओगे, सारी चीजें वही है। तो x को y के फॉर्म में लेकर आते हैं हम लोग भाई। देख लो, कोई डाउट है तो बता दो। मुझे तो नहीं लगता, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब जरा चेक करिए, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना। x की ये अंडर रूट वाई तो हमेशा कैसा होता है? ये वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आता कि नहीं? है ना? और x जो अपना है वो इस इंटरवल से 0 से इंफिनिटी, भैया इसी इंटरवल में तो रहोगे। तो क्या भाई यहां से माइनस साइन आप सेलेक्ट करोगे? थोड़ा सा सोचना होता है इस स्टेप पर आके। जस्टिफाइड वैल्यू ही आपको यहां से एक्सेप्ट करनी है। देखो, अंडर रूट स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 होता है, प्लस माइनस 2 तो नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं होता है। अंडर रूट 9 कितना होता है? 3 होता है, प्लस माइनस 3 तो नहीं होता है। तो प्लस माइनस तो पहले लगा,
अंडर रूट वाई का आउटकम जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है और हमने बाहर से भी प्लस साइन उठा लिया तो x की सारी वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, और यही तो हम चाहते हैं। अगर माइनस साइन उठा लेते तो फिर तो गड़बड़ हो जाता। आप बात कर रहे हो पॉजिटिव वैल्यू के लिए और वहां से सिलेक्ट कर ले रहे हो निगेटिव, तो यहां से फिर हम लोग क्या सिलेक्ट करें? देखो, ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझिए। ये जो मिला ये इस फंक्शन का इनवर्स इफेक्ट है, ये इस फंक्शन का इनवर्स इफेक्ट है। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम डोमेन को, अच्छा आपने अभी तक जितने भी सवाल लगाए हैं, डोमेन को हमेशा कहाँ रखा है, इंडिपेंडेंट एक्सिस पर या डिपेंडेंट एक्सिस पर? ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट सॉरी, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट, फिर से बोलता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा आप कहां लेते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर। और जो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है उसको आप लेते हो अलोंग वाई एक्सिस। जैसे फिजिक्स में आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, किसी भी वन डायमेंशन या टू डायमेंशन मोशन का, तो टाइम तो इंडिपेंडेंट है, तो टाइम को कहां दिखाते हो, कहां शो करते हो, एक्स एक्सिस पर। और वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पर। तब हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ टाइम है और यहाँ वेलोसिटी है, यू या वी जो भी आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान से सुनिए, जो भी इनवर्स है उसको आप बोलते क्या हो, इनवर्स फंक्शन। और फंक्शन का डोमेन हमेशा किससे लिखा जाता है, एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स से, ठीक। तो यहां पर हम लास्ट में क्या करते हैं, अच्छा मैं एक बात और बोलूं, मैंने अभी लिखवा दिया था कि फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो जब इस पॉइंट पर आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ध्यान से सुनिएगा, ये जो फंक्शन मिला ये इस फंक्शन का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट। आपको नहीं लगता स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट करना जस्ट अपोजिट चीजें हैं, जस्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने वाले हैं? फिर ध्यान से सुनेंगे, जैसे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तभी आपको समझ में आए। जैसे अब हमें यहां पर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल चुका था, इसी में जरा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स ऐसे बनेगा, ये बन गया y इक्वल टू रूट एक्स। आपको मैं भी समझाता हूं जो भी डाउट है तुम्हारे। और बीच में ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है जानते हो, y इक्वल टू एक्स लाइन, और ठीक। तो आपको लगता नहीं कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है? ऐसा नहीं लग रहा है y इक्वल टू एक्स पर मिरर लगाओ तो ये ब्लू वाले रीजन का ये येलो वाले रीजन के साथ इमेज जो बनेगा वो सुपर इम्पोज करेगा, ब्लू का जो इमेज बनेगा वो येलो बन जाएगा और येलो का जो इमेज बनेगा वो ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाला कर्व बन जाएगा। लेकिन सिर्फ इस इंटरवल में, क्योंकि इस इंटरवल में ये ब्लू वाला कर्व कैसा था, 1 1 और ऑन 2 था, इसीलिए उसका इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट कर गया। अब देखो मैंने ऐसे ग्राफ क्यों बनाया, ये तो थोड़ा अच्छा एग्जांपल आ गया, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ग्राफ क्यों बनाया इसको भी आप समझो। जैसे ये लाइन है x बराबर 1/2, इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट 1/2 है। तो बताओ 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, ये छोटा होगा। और 1/2 का क्यूब रूट कितना होगा, 1/√2, वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी।
तो 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर आता है, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आता है, उसकी जो इंटीग्रल पावर है वो और कम होती चली जाती है। जैसे 1/2 की इंटीग्रल पावर आप देखिएगा, 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4, कम हो गया, 1/2 से कम हो गया। 1/4 का स्क्वायर हुआ 1/16 और कम हो गया, है ना। लेकिन अगर जैसे ही नंबर 1 को पार किया, जैसे 2 ले लो और 2 का स्क्वायर किया, तो फिर ये बढ़ता है, नंबर से बड़ा होने लगता है। तो इस बात को आप समझेंगे कि 0 से 1 के बीच में कौन सा कर्व ऊपर आएगा, मतलब किस कर्व से ज्यादा बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी, अंडर रूट से, और किस कर्व से छोटी वैल्यू निकल कर आएगी, y = x² से। 1,1 पर दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट था 1,1, ठीक है। इस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं, और फिर 1 के बाद y = x² बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, जबकि स्क्वायर रूट फंक्शन धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर फटाफट देखिए 16 पहुंच जाता है, बहुत तेजी से भागता है, ठीक। तो कई चीजें क्लियर की गई। अब ध्यान से सुन लो, यहां पर जो मैंने बोला, पहले तो स्टेप समझो कि इनवर्स फंक्शन निकालने के स्टेप क्या है। एक और लिखते हैं, तब आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा y = 3x - 5 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। समझाते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो पहला काम होता है x को y के फंक्शन में लिखो, यानी एक तरफ x रहे, दूसरी तरफ y का फंक्शन, तो y + 5/3। दूसरा काम होता है इसमें x और y को इंटरचेंज करो। भाई ये इंटरचेंज क्यों? तो ये इंटरचेंज सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हमेशा डोमेन को, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पर लेने के आदी हैं। कोई भी फंक्शन आपने नहीं देखा जिसमें आप डोमेन को y एक्सिस पर लेकर बात कर रहे हो। हालांकि फर्क कुछ भी नहीं है, देखो आपको क्या इसमें कोई फर्क नजर आता है? हमें तो नहीं आता। x और y एक्सिस में कोई भी फर्क थोड़ी नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि कोई भी दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर हो और इंटरसेक्ट कर रही हो, कोई भी दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर हो और इंटरसेक्ट कर रही हो, एक प्लेन में हो, एक प्लेन में ना हो, तो वो परपेंडिकुलर होते हुए भी हो सकता है कई बार इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। तो ऐसी दो लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सेम प्लेन में हैं, उनमें से किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन को वाई एक्सिस बोला जा सकता है। हम लोग ने बात की है, ठीक है। क्यों भाई? आप इसको रोटेट कर दोगे तो एक्सिस के नाम बदल जाएंगे क्या? ठीक, कन्वेंशन है कि हम जो डोमेन यानी जो वैल्यू फंक्शन को फीड करते हैं वो हमेशा कहां बनाते हैं? एक्स एक्सिस पर बनाते हैं, ठीक है। और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें कहां मिलता है? वाई एक्सिस, उसको वर्टिकली हम प्लॉट करते हैं। तो अब भी ये कन्वेंशन जारी रखना है, इसलिए हम लास्ट के स्टेप पर वाई और एक्स को इंटरचेंज करना ना भूलें। तो ध्यान से समझ में आनी चाहिए ये बातें। बोलो भाई, समझ में आया कुछ? बहुत सारी चीजें बताई हैं हमने, तो उन सबको समझिएगा। इनवर्स फंक्शन एज सच तो आपके 12th के पार्ट में है, फंक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन इससे ज्यादा वो भी नहीं है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर डिफाइन करना है तो फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन 2, ठीक। दूसरी बात, फंक्शन यूनिक होता है। तीसरी बात, इनवर्स यूनिक होता है। तीसरी बात, फंक्शन और उसका इनवर्स y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अब आप समझो, देखो है क्या, अभी मैं एक पॉइंट और बोलता हूं। जैसे ये y = sin x का ग्राफ बनाया, इतना सा बना दिया। अब मैं क्या करूं, y = sin x का ग्राफ बनाया, अब क्या किया जाए कि x को y के फंक्शन में लिखें। कैसे लिखा जाता है मैं बताऊंगा, अभी परेशान ना हो। ऐसे मान लो लिखा sin इनवर्स y, ठीक। तो अब मुझे जो वैल्यूज फंक्शन में देनी है वो कहां पर देखनी पड़ेंगी? वो ऐसे देखनी पड़ेंगी। समझ में आ रही बात? जो इनपुट है वो तो ये हो गया ना, इस फंक्शन का डोमेन तो इसका रेंज हो गया है ना।
तो कितना अजीब लगेगा कि अब हम वैल्यूज यहां पर देख रहे हैं, ग्राफ पता नहीं कहां प्लॉट हो रहा है, बिल्कुल अलग लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब जो फंक्शन था इसको हटा दें, इसको अलग कर दो, और फिर आप क्या करो कि जो यहां पर y है उसको इधर प्लॉट कर लो, जो पहले x था। अब अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको x ही लिख देते हैं, और इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। बोलो, यही हुआ भी है, यही तो हुआ भी है कि y की जगह अगर sin x डाला जाए तो रिजल्ट x ही तो मिलना है बेटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो फंक्शन के रेंज से मैच कर जाता है, और जो रेंज होता है वो फंक्शन के डोमेन से मैच कर जाता है। ठीक है, और किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर मिलना है तो फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन 2, और सबसे इंपॉर्टेंट y इक्वल टू x लाइन के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक होते हैं। अब चलो, जैसे मैंने कहा, लिखते हैं y इक्वल टू साइन x, और y इक्वल टू साइन x का इनवर्स समझने की कोशिश करते हैं। तो साइन x वाला जो ग्राफ है उसको हम यहां पर प्लॉट करते हैं। देखिए, ये x है, ये y है, ये साइन x, ठीक है, ये साइन x का। अब जरा तुम सोचो ध्यान से कि यहां पर y इक्वल टू x लाइन बना ली है, ये y इक्वल टू x लाइन बन गई, ठीक है, और हम इस y इक्वल टू साइन x का इमेज बनाते हैं इस लाइन में, तो आपको कुछ ऐसा इमेज दिखेगा। दिखा कि नहीं? ठीक, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा, साइन का अपोजिट इफेक्ट। लेकिन अब बताओ, क्या ये जो एलो वाला ग्राफ है, ये, इसको मैं अलग से समझाता हूं, ये चैप्टर ही ऐसा है, जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तब तक कुछ आने वाला नहीं इसमें बेटा। पढ़ना एक अलग चीज होती है, आना अलग है। क्या ये कर्व फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? आपने एक लाइन यहां ड्रॉ की, x इक्वल टू 1/4 मान लो, x इक्वल टू 1/4 आपने लाइन बनाई। ये लाइन इस कर्व को कितनी जगह कट कर रही है? इनफाइनाइट, क्योंकि जैसे ये x पर चल रहा है, इसका अपोजिट इफेक्ट कहां चलता है? y पर चलता है, क्योंकि y और x इंटरचेंज हुए हैं ना। इतना तो समझ में आया कि फंक्शन और उसके इनवर्स में y और x के रोल इंटरचेंज हो जाएंगे। अब जरा रोल इंटरचेंज करो, तो रोल इंटरचेंज करने में ये साइन था, इसमें कोई डाउट नहीं, ये फंक्शन था मैनी वन। अब रोल इंटरचेंज किया तो ये फंक्शन क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? ये वन मैनी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर है कि वन मैनी रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइन के ग्राफ को समझना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग ने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स डिफाइन करने के लिए उसको सेट किया था एक पर्टिकुलर डोमेन और रेंज के लिए, वैसा ही कुछ यहां करना पड़ेगा।
इस हाल में तो साइन का इनवर्स डिफाइंड होने वाला नहीं। क्यों? सिंपल सी बात, आपको समझ में आया? y इक्वल टू साइन एक्स, मैनी वन, बहुत सारे x पर एक ही वैल्यू मिलती है। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया साइन एक्स जीरो कब होगा, तो आपको दिखाई दिया कि x इक्वल टू एन पाई पर साइन जीरो हुआ, बहुत सारे x पर y की वैल्यू जीरो आई। ठीक, तो ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है, तो इसका अपोजिट इफेक्ट क्या होगा? वन मैनी। अब वन मैनी एक फंक्शन तो होता नहीं, ठीक है, तो इसका इनवर्स फंक्शन, उसका नाम ही है फंक्शन, इनवर्स फंक्शन भी एक तरह का फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम कहते हैं यार इसको एक काम करो कि y और x इंटरचेंज करने हैं, क्योंकि x और y का रोल इंटरचेंज हुआ है। अब जो डोमेन है ना, वो पहले वाले फंक्शन का जो y था वो अब डोमेन है, ये ध्यान से सुन लीजिए। तो आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं बाद में y और x को इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है भाई, बोलो। तो दो काम, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना होगा, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डोमेन डिफाइन करना होगा, तो हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज सेट करेंगे। ठीक, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, देखिए अब ये फंक्शन, रीजन भी लिखते हैं, एज सच अगर देखा जाए तो मैनी वन फंक्शन है, हेंस we have to redefine y equal to sin x to get its inverse। चलो भाई, रीडिफाइन कैसे करते हैं? अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन अब पूरा ध्यान इधर दो। ये y इक्वल टू एक्स लाइन पहले से ही बना लिख भी देते हैं, दिस इज y, ये y इक्वल टू एक्स और ये x, ठीक है, लिख दीजिए। अब साइन एक्स का ग्राफ देखना, हम किस इंटरवल में बना रहे हैं ये समझने वाली बात। साइन एक्स का ग्राफ, और आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं जिसको साइन एक्स का ग्राफ अभी ना आता हो, ऐसा कोई होना भी नहीं चाहिए, अगर है भी तो चुपचाप बैठा रहे, बहुत शर्म की बात है अगर साइन एक्स का ग्राफ अभी भी नहीं है। ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में खास बात क्या है? इस ग्राफ में खास बात ये है कि साइन फंक्शन 1 1 और ऑन टू बन गया है। 1 1 क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। साइन की रेंज बेटा क्या है? -1 से +1, ठीक है, साइन की रेंज क्या? -1 से +1। अब ये बताओ, साइन का ग्राफ हम सबने देखा है, इधर वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, ये π/2 पर वैल्यू 1 शो करता है। ठीक, आप अगर π/2 के थोड़ा सा भी आगे गए तो आप ये वाली वैल्यू यहां पर फिर से रिपीट कर लोगे। देखो जो वैल्यू यहां पर है इस जगह पर, वही इधर है, रिपीट कर लोगे तो आपको एग्जैक्टली कहां तक रुकना है? π/2 पर रुक जाना है, और इधर कहां रुकना है? -π/2 पर रुकना है। ठीक, और रेंज जो है वो पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए, मतलब हर वैल्यू -1 से +1 की बीच की केवल और केवल एक ही बार ग्राफ गेन करे, तभी तो 1 1 रहेगा। तो यहां पर देखो ये पॉइंट कौन सा हुआ? ये हुआ π/2, 1, अभी साइन की बात हो रही है, और इधर ये पॉइंट कौन सा हुआ? -π/2, 1। ठीक, ये यहां से यहां पर क्यों हमने रिकंस्ट्रक्ट किया साइन को? क्योंकि हमें भाई इनवर्स डिफाइन करना था, और बिना रिकंस्ट्रक्शन के हमें इनवर्स मिलने वाला नहीं था। ठीक है, अब हम इसका इमेज बनाते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज लेने से x और y इंटरचेंज हो जाते हैं।
ठीक है, डिटेल हम लोग ने डिस्कस की है वो। तो पाई बाई 2 का अर्थ होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5 से बड़ी वैल्यू। पाई बाई 2 बड़ा है, 1 छोटा है, ध्यान रखिएगा। तो अब हमें कौन सा पॉइंट लेना है, हमें लेना है 1 पाई बाई 2। आपको फील आता है कि ये यहां होगा, ये पॉइंट बनेगा 1 पाई बाई 1 पाई बाई। एक्स और वाई इंटरचेंज हो गए, यही तो किया था हम लोग ने, बाद में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया था फंक्शन के इनवर्स को समझने के लिए। ठीक है, यानी इस पॉइंट का इमेज यहां पर मिला। 0 0 का इमेज y इक्वल टू एक्स में कहां मिलेगा, 0 0 को पलटो, एक्सचेंज करो तो भी वो 0 0 रहा, यानी ओरिजिन का इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन में देखा जाए तो वहीं मिल जाएगा। इसका इमेज कहां मिलेगा बताओ भाई, ये -1 है, इसका इमेज मिलेगा -1 पाई बाई 2 पर। यहां पर इसका इमेज मिला -1 पाई बाई 2। ठीक है, साइन देखो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप जा रहे हो आगे की तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, रिपीट हो जाती तो 1 1 नहीं रहता। अभी इस ब्रांच में हम लोग ने साइन को क्या किया है, मेनली क्या काम किया, मैनी 1 से काट काट के 1 1 बना दिया। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन की एज इट इज डिफाइंड है। आप मुझसे ये भी पूछ सकते थे, हालांकि आप लोग पूछते नहीं हो, पूछोगे क्यों कि भाई ये वाली ब्रांच क्यों नहीं ली, इसमें भी तो साइन 1 1 है। तो नहीं, इसलिए नहीं ली क्योंकि ये ऐसे डिफाइंड है। मेरी बात सुनो, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात होगी तो डेफिनेशन फिक्स है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, इसमें अपना दिमाग ना लगाएं। चलो वापस आते हैं। अब साइन इनवर्स का ग्राफ देखा जाए। ये यहां पर आ गया, चलो उसको हटा देते हैं। ये जो पिंक वाला ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक, तो पहले वाला फंक्शन मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। ये व्हाइट वाला जो कर्व है वो y इक्वल टू साइन एक्स, और पिंक वाला जो कर्व है वो इसका अपोजिट इफेक्ट है, यानी साइन का अपोजिट इफेक्ट। तो उसको, इसका मतलब 1 अपॉन साइन बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, और एक ही ग्राफ में हम दोनों को प्लॉट करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए कि डोमेन को हम हमेशा कहां मानते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो दोनों काम चल रहे हैं ना, इसका डोमेन भी एक्स एक्सिस पर और इसका डोमेन भी एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स यहां पर भी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर भी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि जो इसका एक्स है वही इसका एक्स है, नहीं, इसका जो डोमेन है वो इसका क्या बन चुका है, रेंज। ध्यान से सुनिएगा, देखो साइन का डोमेन क्या था, -पाई/2 से पाई/2। साइन को जो वैल्यूज आप फीड कर रहे थे वो -पाई/2 से +पाई/2 था, और साइन इनवर्स एक्स में जो वैल्यू निकल रही है वो कहां से कहां है, -पाई/2 से +पाई/2। तो टेक्निकली डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गए, इसलिए वो लास्ट का स्टेप परफॉर्म किया गया था। ठीक है, ताकि एक साथ आपको ग्राफ समझाए जा सके। बात समझ में आ गई, ध्यान से देख लो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब जब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मिलेंगे, आप इतना पढ़ोगे, थोड़ा सा भूलोगे, थोड़ा सा याद रखोगे, फिर हम लोग फटाफट इसका रिवीजन करेंगे, और जब अगला इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में चीजें आएंगी। तो देखिए जरा, यहां पर ये साइन एक्स डिफाइन था, तो y इक्वल टू साइन एक्स में जो x लिया गया वो कहां से कहां तक था, वो -पाई/2 से
π/2 तक, और जो y लिया गया वो कहां से कहां तक था, वो तो पहले से ही फिक्स्ड है। रेंज कितना है साइन इनवर्स x का, सॉरी साइन x का -1 से +1। तो अब इसको क्या हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ध्यान से देखना, अब जरा इसको लिखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसमें जो x है आप समझ रहे हैं ना, वो -π/2 से +π/2 है, यानी इसका जो डोमेन है, सॉरी -1 से +1 है, इसका जो डोमेन है, साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूं, तो आपको दिखा ये वाला -1 से +1, यहां पर डोमेन क्या है, -1 से +1, ठीक। और रेंज क्या है, रेंज यानी y की वैल्यू -π/2 से +π/2, समझो जरा ध्यान से। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो फंक्शन का, फंक्शन में इसको बोल रहा हूं, जो फंक्शन का f(x) का डोमेन है वो f इनवर्स x का रेंज बन गया। ये देखो f इनवर्स का रेंज बन गया, यानी जो इसका x है वो यहां पर y बन गया है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो x और y इंटरचेंज हुए हैं, x और y एक्सिस के रोल इंटरचेंज हुए हैं, ऐसा कहना चाहिए। पहले जो साइन का ग्राफ था वो x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था, अब इसको घुमा के उल्टा कर दें, यानी x और y को इंटरचेंज कर दें, तो ये ग्राफ बनाओ तो ऐसे जाएगा। बट अगर हमें इसका अपोजिट इफेक्ट देखना है तो हमें साइन x के ग्राफ को रेक्टिफाई करना होगा, दोबारा से डिफाइन करना होगा। तो आपने कम से कम आज एक फंक्शन सीखा, ये वाला इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 से +1, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। याद रखिएगा, इनवर्स फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल। इनवर्स फंक्शन का आउटपुट क्या है, एंगल। नेक्स्ट टर्म पर और डिटेल में बात होगी। दूसरी बात, इनवर्स फंक्शन क्या पीरियोडिक होते हैं? अरे पीरियोडिक कैसे हो सकते हैं भाई, इनवर्स फंक्शन यहां पर पीरियोडिक नहीं हो सकते, ये बात समझ लो। क्यों? क्योंकि जब आप फंक्शन को एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में डिफाइन कर रहे हो तो पीरियोडिसिटी की बात ही खत्म। अगर ये पीरियोडिक हुए मतलब बार बार अपनी वैल्यू रिपीट किए, यानी बहुत सारे x पर सेम वैल्यू मिली, तो मैनी वन हुआ, तो इसको कैसा होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते, वो अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करते, क्योंकि अगर उनको रिपीट करा देंगे तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपने देखा, अगर ये वैल्यूज रिपीट करा दोगे तो फिर ये जो रिलेशनशिप है ये फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं रहेगी। इस बात को हम लोग ने समझा। तो आज इतना ही रखते हैं, इसको समझिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, मैं इसका वीडियो लेक्चर आपको दे दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर। तब इसको और अच्छे से समझिएगा और नेक्स्ट टर्म तक इसको आप प्रिपेयर करें कि फंक्शन क्या होता है, उसका इनवर्स कैसे किन केसेस में डिफाइन होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि सारे फंक्शन मैनी वन फंक्शन थे तो उनको वन वन बनाने के बाद ही हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। और वन वन बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक पर्टिकुलर ब्रांच उठानी होती है जिसमें वो फंक्शन वन वन दिखे, और वो ब्रांच साइन के लिए -π/2 से +π/2 के इंटरवल में थी। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे की बात।